हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू परीक्षा वर्स। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल सी, जो कि एक मोस्ट अवेटेड मॉड्यूल है, जिसके लिए हम लोग को काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे थे, हम लोग उसको शुरू करने वाले हैं, जो कि है इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। इसके यूनिट 20 एज पर बुक और यूनिट 1 ऑफ द मॉड्यूल, जिसका नाम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड ओवरव्यू। तो हम लोग इसको देखने वाले हैं। इसके हम लोग कंटेंट को पहले देखते हैं। यहाँ हम लोग सबसे पहले इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के वेरी वेरी बेसिक थिंग्स को चेक करेंगे। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स को देखेंगे। वहीं पे हम लोग पेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम को देखेंगे, जहाँ पे प्री इंडिपेंडेंस आएगा, जो कि पीरियड 1947 से पहले का होगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस में 1947 टू 1991, जो कि ग्लोबलाइजेशन तक का टाइम था। तो ग्लोबलाइजेशन तक वाले टाइम को हम लोग देखेंगे। फिर 1991 से 2010 तक, मतलब 2010 तक, जहाँ क्या आया था, वहाँ पे एक रिसेस हुआ था, एक रिसेशन आया था। और पोस्ट रिसेशन, तो हम लोग इसको 4 फेजेस में देखने वाले हैं। और फिर प्रेजेंट स्टेटस ऑफ बैंकिंग सेक्टर अभी क्या है, हम लोग इन चीज़ों को इन डिटेल चेक करेंगे। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बेसिक यूनिट होने वाला है, जो फाउंडेशन बिल्ड करेगा आगे के यूनिट्स के लिए। और काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री इन अ वे कि ऐसे क्वेश्चंस जो स्टैटिक हैं, वो क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो हम लोग उसको देखते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, हम लोग एक बेसिक अनाउंसमेंट कर रहे हैं। वो ये है कि आपको हमेशा ये चेक करना है कि क्या एक अपडेटेड कंटेंट आप फिलहाल पढ़ रहे हो, क्योंकि ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, ये तो अभी बना रहे हैं 2024 में, लेकिन हो सकता है कुछ लोग इसको 25 में भी देखेंगे, कुछ लोग 26 में भी देखेंगे। तो आपने जब भी किसी वीडियो को देखना है, या फिर आप हमारी किसी वीडियो को देख रहे हो सकता है कि उसको हमने 2022 में बनाया हो सकता है 21 में बनाया हो, 23 में बनाया हो, तो आपको सबसे पहले वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना है। वहां पे जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, हम लोग उसको अपडेट करते रहते हैं डिस्क्रिप्शन में। दूसरा, आप हमारे पिन कमेंट को देख सकते हो। आप जैसे कमेंट वाले टैब पे क्लिक करते हो अपने वीडियोस के नीचे में, तो वहां पे अगर हमारा कोई पिन कमेंट होता है तो आप उसको चेक कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। थर्ड थिंग, कि अगर आपको कोई एरर लगता है या फिर किसी तरह की क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, कब वीडियो को देखते देखते कुछ डाटा ऐसे होते हैं वो टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं, तो अगर उसमें आपको लगता है कि इस डाटा में कुछ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, या फिर नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है आप उस नंबर पे हमको रीच आउट कर सकते हैं। एंड द फोर्थ थिंग, जो कि एक न्यू इनिशिएटिव है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग आपको एक जी फॉर्म दे रहे हैं, गूगल फॉर्म दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में। आपने क्या करना है, उसमें अपने बेसिक डिटेल्स को फिल करना है, जो भी उस फॉर्म में रिक्वायर्ड है। उसकी ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि अभी हम लोग एक सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज एंड मॉड्यूल वाइज क्विज, मतलब कि मॉक टेस्ट शुरू करने वाले हैं। तो वो जो मॉक टेस्ट होगा वो उन्हीं लोगों को मिलेगा जो वहां पे अपने आप को जी फॉर्म के साथ रजिस्टर करवाएंगे। वो पेड भी होने वाला है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होने वाला है। तो एटलीस्ट इनिशियली क्या है कि लोग फ्री ऑफ कॉस्ट वाला ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उसका वर्थ है कुछ, देन यू कैन एनरोल फॉर द पेड वन। सो पहले आपने बेसिकली क्या करना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट खुद को इनरोल करना है, और जो लिंक्स हैं वो हम आपको सेंड करेंगे। आप उससे खुद को ट्राई कीजिए, अपने आप को एसेस कीजिए। आपको कुछ ज़रूरत है तब आप पेड वाले की तरफ जाइए, अगर ज़रूरत नहीं है देन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एंड फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, कि अगर आपको ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद ऐसा लगता है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है अपने जेआईबी की जर्नी के लिए, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और हमारे वीडियो के कंटेंट को लाइक कर रहे हैं तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो यहाँ हम लोग इसके डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। ये बहुत लेमैन डेफिनेशन हमने डाला है कि फाइनेंशियल सिस्टम जो है, दैट कंप्राइज इंस्टीट्यूशंस, मार्केट एंड द मैकेनिज्म फैसिलिटेटिंग फंड्स फ्लो बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स। कि मतलब यहाँ दो लोग हैं, ए एंड बी। ए जो है उसके पास एक्सेस फंड है, बी जो है उसको फंड की जरूरत है। ये कैसे है कि ये एक ब्रिज की तरह बनेगा, और वो ब्रिज क्या होगा, सरप्लस और डेफिसिट। मतलब कि एक बंदा है, उसके पास पैसे ज़्यादा हैं, तो बैंक क्या करती है, उनसे पैसे लेती है इन मोड ऑफ सेविंग्स, कि उनकी सेविंग्स, या फिर आपको पता होगा टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। तो यहाँ पे क्या है कि बैंक ऐसे पैसे लेती है, और वैसे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं या फिर जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, उनको क्या है, वो पैसे लेंड करती है। तो जो ये चीज़ है, ये पूरा साइकिल जो है वो क्यों, फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से ही हो पा रहा है। अभी इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स है। फाइनेंशियल मार्केट्स कौन कौन से होंगे फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट। और ये जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, ये एक इंट्रोडक्टरी है। यहाँ पे हम लोग बस नाम को देखते जा रहे हैं, इन पे पूरा पूरा एक यूनिट है जिसको हम लोग इन डिटेल देखेंगे। थर्ड है इंटरमीडिएटरीज।
ये क्या है, ये इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज, देन रेगुलेटर्स एंड सेंट्रल बैंक्स। वहीं अभी इनके रोल्स क्या है, वो इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है उनको सपोर्ट करता है। कैसे? क्योंकि जो फंड है वो अगर रिवॉल्व नहीं होगा, फंड अगर सर्कुलेट नहीं होगा, तो किसी भी इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए सबसे जो बेसिक चीज है वो क्या रिक्वायर्ड है, दैट इज फाइनेंशियल सिस्टम। सेकेंड थिंग कि फोस्टरिंग द ग्रोथ बाय इंश्योरिंग रिसोर्स एलोकेशन, कि मतलब जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, हम लोगों ने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में देखा हुआ है कि जो रिसोर्सेज हैं वो हम लोगों के पास काफ़ी लिमिटेड है, तो उनको एफिशिएंटली कैसे मैनेज करना है वो भी फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर ही डिपेंड करता है। हम लोग उसको भी आगे देखेंगे कि हमारे जो ग्रोथ है उसको हम लोग कैसे बचाते हैं। कि मतलब कई बार क्या होता है कि रिसेशन आ रहा है, तो उसमें क्या है कि आपके पूरे इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो डिप होती है, उसमें लोगों का जो परचेजिंग पावर है वो डाउन हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो उन चीज़ों को कैसे फोस्टर करना है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिस्टम से इंटरलिंक्ड है, तो हम लोग उनको इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। एंड द थर्ड थिंग, स्मूथ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। आपको पता है कि जो बिजनेस है, अभी पहले होता था बैटर सिस्टम की जहाँ सामान लो सामान दो, एक्सचेंज ऑफ थिंग्स। अभी क्या हो रहा है कि हर चीज़ जो है वो मनी वैल्यू के हिसाब से मेजर की जाती है। उसमें क्या है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ए को अगर बी से कुछ चाहिए, ए ने बी को सामान दिया, बी ए को मनी दे रहा है, तो मनी और यहाँ स्टफ। तो आप ऐसे करके समझ सकते हो। और ये जो पूरा ट्रांजेक्शन है ये क्या है, ये ट्रांजेक्शन है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। और ये होगा कैसे, ये फाइनेंशियल सिस्टम की हेल्प से होगा। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम को देखते हैं फ्रेंड्स। ये हम लोग बहुत बेसिक यूनिट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत बेसिक चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनका रिलेवेंस जो है वो आने वाले यूनिट्स में आपको बार बार मिलेगा। तो इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम क्या है फ्रेंड्स, नाम से ही पता है इनफॉर्मल। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि लेक ऑफ रेगुलेशंस, यहाँ कोई रेगुलेशन नहीं है। लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, अभी ट्रांजेक्शन कॉस्ट की बात कैसे आ रही है अभी हम लोग देखते हैं इनके एग्जांपल के साथ। एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर एंड लो डिफॉल्ट रेट। अभी हम लोग इसको देखते हैं कि सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक मनी लेंडर है। मनी लेंडर मतलब आपको पता होगा, आपके कई ऐसे लोग जानने वाले होते होंगे, किसी को पैसे की जरूरत है, उन्होंने डायरेक्टली उनको पैसा दे दिया। तो इसमें क्या है कि लेक ऑफ रेगुलेशन कैसे होता है, लेक ऑफ रेगुलेशन मतलब कि वो परसेंट के हिसाब से देते हैं, किसी को 3% दे रहे हैं, किसी को 4% दे रहे हैं, किसी को 5%, मतलब यहाँ क्या कुछ भी आइडेंटिकल नहीं है। अभी लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ फॉर्मुलेटेड नहीं है, सिस्टम नहीं है, यहाँ कैश टू कैश में काम चल रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो हमारे बैंकिंग सर्विसेज में, फाइनेंशियल सिस्टम में जो बाकी के इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, हम लोग जो है वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट में ऐड करते हैं। यहाँ वो चीज़ें नहीं है, यहाँ सब कुछ क्या अनस्ट्रक्चर्ड फिजिकली हो रहा है या 1 to 1 हो रहा है। अभी वहीं पे अनस्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर, कि यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे वहाँ बैंक में, फाइनेंशियल सिस्टम में आपके पास एक लोन की रिकवरी का पूरा मैकेनिज्म है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ अनस्ट्रक्चर्ड है, ये डिपेंड करेगा पीपल टू पीपल कि जिसने पैसा लिया है वो कैसा है, जिसने पैसा दिया है वो कैसा है। और लो डिफॉल्ट रेट, क्यों? क्योंकि ये आसपास के लोग, एक दूसरे को जानने वाले लोग, जहाँ पे लोगों के पास एक ट्रस्ट फैक्टर है, लोग वहीं पे लैंड करते हैं। तो यहाँ पे डिफॉल्ट रेट जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। अभी वहीं पे हम लोग एक फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ आ रहे हैं। अगर फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, उसके जस्ट उलट ऑर्गेनाइज होगा, इंस्टीट्यूशनल होगा, एक रेगुलेटेड सिस्टम होगा, और ये क्या करेगा, इट कैटर्स फाइनेंशियल नीड ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। मॉडर्न इकोनॉमी जो हमारी है अभी, उसके नीड के हिसाब से डिजाइंड होगा। और साथ ही ये क्या होगा, फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी एंड इट्स क्रूशियल फॉर नेशनल ग्रोथ। तो आपको एक बेसिक आउटलाइन, जब आप मनी लैंडर वाले एग्जाम्पल को देख रहे हो, तो इसके रिवर्स जितनी चीज़ें हैं सिस्टमेटिक करने के लिए, वो सारी चीज़ें जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम के फॉर्मल वाले पोर्शन में आती हैं। इनका जो कंपोनेंट, मतलब इनके एग्जाम्पल्स जो आएंगे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स, ये सारे ही आ रहे हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि जो इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें क्या आएगा। देखिए, मनी लेंडर्स आ जाएंगे जो अपने रिलेटिव को दे रहे हैं, नेबर्स को दे रहे हैं, ट्रेडर्स को दे रहे हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हु कुड ऑपरेटिंग एज एसोसिएट ऑफ फंड, एसोसिएशन एंड फंड्स, की मतलब जो ऐसे कुछ सोसाइटी बना के करते हैं, वहाँ भी उनके जो रूल्स हैं वो खुद के बनाए हुए होते हैं। कुछ लोकल ब्रोकर्स, नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, और फिर जो फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, चीट फंड कंपनीज, ऐसे जो हैं जो इनफॉर्मली काम कर रही हैं। तो ये सारे जो हैं वो पार्ट ऑफ इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम है। वहीं हम लोग अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या क्या होते हैं,
तो देखिए फाइनेंशियल रेगुलेटर्स जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस हैं, कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस हैं, एनबीएफसीज वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीएफआईस ये आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस ब्रोकर, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड्स, ये जो भी हैं ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पार्ट हैं। अभी हम लोग यहाँ पे इन डिटेल इसको डिस्कस नहीं करेंगे, इन सब पे एक एक यूनिट है जिसको हम लोग इन डिटेल चेक करने वाले हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसको हम लोग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। वो क्या है? डिपॉजिटरी, नॉन डिपॉजिटरी, इसी को बोलेंगे बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग। नाम से ही आपको पता लग रहा है कि जो डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस है वहां पे क्या है कि बैंक्स एंड क्रेडिट यूनियंस, मतलब कि इट कलेक्ट्स मनी फ्रॉम पब्लिक थ्रू डिपॉजिट, और फिर क्या करती है कि डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देती है एंड इट लेंड्स टू इंडिविजुअल और बिजनेस इन देयर नीड। वहीं जो नॉन बैंकिंग है, नॉन डिपॉजिटरी है, उनके पास क्या है कि डिपॉजिट लेने के राइट्स नहीं है। जैसे इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, brokerage companies fall under this category, and they cannot ask for monetary deposits but sell financial products to their customer। कि मतलब जो डिपॉजिटरी है वहाँ क्या है, वो पैसे लेंगे, पैसे देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या ये पैसे ले रहे हैं बट इट इज़ नॉट फॉर डिपॉजिट। ये क्या है, ये एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस सर्विस के लिए ले रहे हैं कि वो अगर इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑन अगेंस्ट ऑफ इंडेमनिटी वो आपसे पैसे ले रहे हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अगेन तीन पार्ट में स्प्लिट किया गया है। वो तीन पार्ट कौन कौन से हैं? दैट इज रेगुलेटरी, इंटरमीडिएट, नॉन इंटरमीडिएट। तो रेगुलेटरी मतलब कौन कौन से हैं? लाइक आरबीआई, आईआरडीआई, सेबी, इन सबको हम लोग रेगुलेटर्स की तरह देखते हैं। वहीं हम लोग इंटरमीडिएट्स की बात करें तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो लोन्स प्रोवाइड करती हैं, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, जिनके एग्जांपल्स एसबीआई, बीओबी, पीएनबी, बीओआई ये सारे हैं। वहीं हम लोग नॉन इंटरमीडिएट की बात करें तो नॉन इंटरमीडिएट क्या है कि वैसे इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड द फाइनेंशियल एड टू कॉर्पोरेट कस्टमर्स विच इंक्लूड्स नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी, ये जितने भी हैं इनका काम क्या है? नाबार्ड का काम है एग्रीकल्चर रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें एड प्रोवाइड करना। सिडबी का काम क्या है? जो नए इनिशिएटिव्स हैं, न्यू बिजनेस है वहां पे करना। एनएचबी का काम क्या है? हाउसिंग रिलेटेड जो डेवलपमेंट है उसमें अपना एड प्रोवाइड करना। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देखते हैं कि फेजेस ऑफ डेवलपमेंट फॉर फाइनेंशियल सिस्टम। तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया था इंट्रो में कि एक प्रायर टू 1947, 1947 टू 1991 जो कि ग्लोबलाइजेशन वाला पीरियड है, फिर 1991 टू 2010 जो रिसेशन वाला पीरियड है, एंड पोस्ट रिसेशन जो है 2010 टू प्रेजेंट। तो हम लोग इन सारी चीज़ों को इन डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रेंड कि हम लोगों की जो सबसे एंशिएंट बिगनिंग 4th सेंचुरी बीसी की बात हो रही है फ्रेंड्स, इसको मार्क करेंगे। तो और यहाँ मैं आपको एक 1 मार्क क्वेश्चन जो यहाँ से कभी कभी पूछे जाते हैं वो मैं मार्क करता जाऊंगा। आप अगर नोट्स बना रहे हो तो आप इनको नोट करते जाएं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक कौटिल्य शास्त्रा था जहाँ इसका मेंशन है। फिर सबसे पहला जो बैंक था वो कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो 1770 में आया और 1832 में ये जो है वो बंद हो गया। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो स्टार्ट एक्चुअली 1970 में ही हुआ है। इसको अगर एक स्टोरी की तरह देखें तो याद रखना थोड़ा इजी है, लेकिन 1832 में ये जो है वो कोलैप्स हो गया। फ्रेंड्स हम लोग अब देख रहे हैं कि इवोल्यूशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां बैंक ऑफ कोलकाता जो है वो 1806 में आता है। बैंक ऑफ बॉम्बे जो है फ्रेंड्स, ये आप करेक्शन कर लेंगे, वो 1840 में स्टैब्लिश होता है। बैंक ऑफ मद्रास जो है वो 1843 में स्टैब्लिश होता है। और ये तीनों जो हैं वो मर्ज हो जाते हैं 1921 में, और इनको बोला जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाता है 1955 में। और आरबीआई के बनने से पहले तक जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है वो जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी काम करती है। उसके बाद क्या है? इंड्योरिंग बैंक्स। यहाँ जो है फ्रेंड्स ये 1 मार्क क्वेश्चन आप मार्क कर सकते हो कि यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं पीएनबी जो है वो 1874 में स्टेब्लिश हुआ और जो अभी तक स्टिल एग्जिस्ट पीएनबी। वहीं बॉम्बे एक्सचेंज जो है वो 1875 में आया। ये एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है जो 1875 में आया। सेंट्रल बैंक का जो प्रपोजल है वो
हिल्टन यंग कमीशन, ये अगेन 1 मार्क क्वेश्चन है। ये रिकमेंडेड बाय जो आरबीआई है, दैट इज रिकमेंडेड बाय हिल्टन यंग कमीशन। अभी हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या होता है कि आरबीआई को सबसे पहले नेशनलाइज किया जाता है। मतलब ये 1934 से लेके 1948 तक ये एक प्राइवेट एंटिटी की तरह काम कर रहा था। स्टेट बैंक जो है वो 1955 में स्टैब्लिश होता है। फिर एलआईसी को फॉर्म करा जाता है और इसमें 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जो है उनको मर्ज कर दिया जाता है। फिर 14 प्राइवेट बैंक्स जो हैं उनको नेशनलाइज किया जाता है। कब? 1969 में। 6 और बैंक्स जो हैं वो 1980 में नेशनलाइज किया जाता है। नेशनलाइज करने का मतलब आपको पता होगा फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट जो है वो अपना स्टेक बढ़ाती है। वही अभी आज के सिनेरियो में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट अपने स्टेक को कम करने की कोशिश कर रही है। अभी फेज 2 में ही देखिए फिर और क्या होता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है और इनिशिएटिव जीआईसी जो है वो स्टैब्लिश हो जाता है 1972 में। आरआरबी जो है वो 1975 में आ जाते हैं। ये अगेन एक 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, ये स्ट्रेट क्वेश्चन होंगे आपके पास। आईसीआईसीआई जो है वो 1955 में फॉर्म हुआ है। फिर आरबीआई ने कुछ और इंस्टीट्यूशंस को का सेटअप किया है, जो है सिडबी 1964। ये हम लोग ऑलरेडी अपने प्रीवियस यूनिट्स में देख चुके हैं। नाबार्ड, एग्जिम बैंक 1882, एनएचबी 1988, सिडबी 1990। अभी फ्रेंड्स हम लोग यही देख रहे हैं कि कुछ म्यूचुअल फंड्स जो यूटीआई है वो 1963 में आता है, और डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम ये भी 1962 में आता है। कब? जब लक्ष्मी बैंक फेल होता है 1960 में, और वहां पे जो लोगों के पैसे हैं वो डूब जाते हैं, पता ही नहीं लगता है कि वो पैसे कैसे रिवर्स मिलेंगे। तो फिर उसके लिए एक डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम लाई जाती है कि अगर कोई बैंक कोलैप्स होता है तो कस्टमर को कुछ पैसा जो है वो वापस मिले। तो उसके लिए क्या है कि ये जो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वो स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 1962 को, और ये करंट स्टेटस जो है दैट इज 5 lakhs फॉर ईच डिपॉजिट कस्टमर। पहले ये 1 लाख का डाटा था, अभी वो अपडेट हो गया है एंड दैट इज 5 lakhs। सो अगेन ये 1 मार्क क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको मार्क कर लीजिएगा। सेंसेक्स लॉन्च 1986। यहाँ पे क्या है कि बीएससी जो है वो 1986 में लॉन्च हुआ था। अभी फ्रेंड्स हम लोग फेज 3 देख रहे हैं, वो है लिबरलाइजेशन का पीरियड। इसमें क्या होता है कि जब ग्लोबलाइजेशन हो जाता है, अभी इस समय भी क्या होता है कि सबसे पहले एक क्राइसिस आता है। वो क्राइसिस क्या है कि देखिए लिबरलाइजेशन के लिए ट्रिगर पॉइंट क्या रहा। तो लिबरलाइजेशन के लिए ट्रिगर पॉइंट था इकोनॉमिक चैलेंजेस। चैलेंजेस कौन कौन से थे? यूएसएसआर का डिसोल्यूशन। जब यूएसएसआर जो है, जो हम लोगों का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट था, वो कोलैप्स हो जाता है। आपको पता है कि 1991 में यूएसएसआर जो है वो स्प्लिट हो गया अलग अलग 9 कंट्रीज में। तो उसके बाद क्या है कि उनकी इकोनॉमी जो है दैट वाज नॉट दैट मच स्टैब्लिश्ड इकोनॉमी। तो हमको फिर जो हमारे रिजर्व थे, फॉरेन रिजर्व जो थे, उसको लेके हम लोगों को काफ़ी इश्यूज होने लगे। हमारे फॉरेन रिजर्व जो थे वो कम पड़ने लगे। दूसरा जो था वो गल्फ वॉर जो शुरू हुआ, इसकी वजह से हमारे पेमेंट क्राइसिस भी होने लगे। अभी हमको जो क्रूड ऑयल चाहिए था और भी कई चीज़ जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए एट अ मोमेंट सफिशिएंट अमाउंट नहीं था। तो इस केस में हमको क्या करना पड़ा, हमने अपनी इकोनॉमी को थोड़ा लिबरल बनाया, हमने खुद को ग्लोबलाइज करने का डिसीजन लिया। और ये जो डिसीजन था इसमें क्या था कि बाहर की कंपनीज को हमारे वहाँ आना था, और उसके लिए हमने अपने जो नॉर्म्स थे उनको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया। हमारी जो इकोनॉमी थी पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थी, क्योंकि हमको आपको याद होगा कि हम लोग अपने प्रीवियस यूनिट्स में पढ़ा है कि पहले हमारी इकोनॉमी ओपन हुआ करती थी। कब? जब ब्रिटिशर्स आए उससे पहले। उसके बाद वो आए, सबसे पहले क्यों आए? वो बिजनेस करने आए ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। फिर स्लोली उन्होंने सब कुछ टेक ओवर कर लिया, दे टुक ओवर एवरीथिंग एंड दे रूल्ड फॉर 200+ ईयर्स। तो उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस वी वर वेरी कॉशियस, और हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी को क्लोज करके रखा था। उसमें क्या था कि बाहर से अगर कोई कंपनी आ रही है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे। तो ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से कंपनीज जो है दे वर नॉट शोइंग इंटरेस्ट टुवर्ड्स आर मार्केट। लेकिन फिर क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, उसमें वी वर फ्लेक्सिबल। फिर वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे नरसिम्हन कमेटी के कुछ रिकमेंडेशंस आते हैं 1991 में, और उसमें क्या है, बैंकिंग रिस्ट्रक्चरिंग हायरार्की, फिर क्वासी ऑटोनमस बॉडी फॉर सुपरवाइजरी फंक्शंस, रिडक्शन इन एसएलआर। एसएलआर आपको पता है क्या है? एसएलआर जहाँ पे बैंक जो है वो अपने फंड को रिजर्व करके रखती है एज पर द नॉर्म्स ऑफ
आरबीआई। लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स कि एसएलआर जो है उसका डिस्कशन कहाँ है? एसएलआर का जो डिस्कशन है दैट इज इन बीआर एक्ट। और इसको आप अगेन एक 1 मार्क क्वेश्चन की तरह नोट कर सकते हैं कि एसएलआर जो है दैट इज अंडर सेक्शन 24 ऑफ बीआर एक्ट। तो ये आपने जो है वो याद रखना है। और बीआर एक्ट 1949। और ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। वहीं पे जब भी आप एसएलआर की बात करते हो तो आपने सीआरआर की बात भी करनी है। सीआरआर जो है दैट कम्स अंडर 42(2) ऑफ अंडर सेक्शन 42(2) ऑफ आरबीआई एक्ट। और ये जो क्वेश्चंस है ना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पूछे जाएंगे और ये काफी कंफ्यूजिंग होते हैं। वहीं पे आपको ये भी पता होगा कि जो एसएलआर अभी चल रहा है दैट इज 18%, सीआरआर जो अभी चल रहा है दैट इज 4.5%। दिस इज हम लोग एज ऑन February 2024 बात कर रहे हैं। और फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन हैं ये डायरेक्ट एक 1 मार्क क्वेश्चन की तरफ आपको लीड करते हैं। तो फिलहाल हम लोग फिर से बैक टू टॉपिक होते हैं कि रिडक्शन इन एसएलआर। तो ये फेज्ड वे में, और एसएलआर क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और इसमें क्या है कि फेज्ड कार अचीवमेंट की तरफ हम लोग जाते हैं। कार क्या है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये कहाँ से आता है? ये बेसल के नॉर्म से वहां से आता है। तो हम लोग कार से रिलेटेड थोड़ी चीजें देखते हैं कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो बैंकिंग में उसका काम क्या है कि कार इज रेगुलेटरी मेजर दैट असेस बैंक्स कैपिटल एडिक्वेसी इन रिलेशन टू इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स। कि मतलब बैंक जो लोन दे रही है और जो उनका कैपिटल है उनके बीच का जो ब्रिज है वो बहुत वाइड नहीं होना चाहिए, वो जो गैप है वो बहुत वाइड नहीं होना चाहिए। बैंक जो भी लोन प्रोवाइड कर रही है तो उसके लिए बैंक को थोड़ी प्रोविजनिंग भी करनी है। वो प्रोविजनिंग करने का एडवांटेज क्या है कि एक पोटेंशियल लॉसेस जो हो सकते हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं और सेफली ऑपरेट कर सकते हैं। अभी कैलकुलेशन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि कार को हम लोग सिंपली ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि टायर 1 एंड टायर 2 कैपिटल जो है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं रिस्क वेटेड एसेट्स से। और यहाँ पे जो ये परसेंटेज आना चाहिए वो अभी जो है दैट हैज गॉन अप टू 14%, 15% फॉर बैंक्स। बट मिनिमम जो है वो 9% होना चाहिए अभी के हिसाब से। अभी टायर 1 कैपिटल क्या है तो वैसे बैंक स्कोर स्ट्रेंथ, और वहीं पे जो कैपिटल 2 है वो एक सेकेंडरी एडिशनल कुशनिंग अगेंस्ट द लॉसेस। मतलब कि जो प्राइमरी कैपिटल है दैट इज टायर 1 कैपिटल, सेकेंडरी कैपिटल जो है वो है टायर 2 कैपिटल। अभी वहीं पे फिर क्या है कि ब्रांच लाइसेंसिंग, डी रेगुलराइजेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। फ्रेंड्स आपको डी रेगुलराइजेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट पता लग गया होगा कि पहले क्या था कि अपने हिसाब से जैसे भी जिस बैंक को मन कर रहा है वो इंटरेस्ट रेट लगा रहे हैं। लेकिन फिर क्या हो गया कि उसको रेगुलराइज करा गया कि आप चीज़ों को एक फॉर्मल वे में करें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एडवांटेजेस थी। फिर एक एआरसी, आपको पता होगा कि जो भी स्ट्रेस्ड एसेट थे बैंक में, कि मतलब कुछ ऐसे लोन्स जो एनपीए हो गए हैं वो बैंक के पोर्टफोलियो को थोड़ा डिप कर रहे हैं, तो उसके लिए एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड बनाया गया, एआरसी कंपनी बनाई गई जिसका काम था कि स्ट्रेस्ड एसेट को उधर ट्रांसफर करना, जिससे कि जो बैंक का ओवरऑल बैलेंस शीट है और बैंक के ऊपर जो ओवरऑल बर्डन है उसको कम करा जा सके। अभी वहीं नरसिम्हम कमेटी जो है उनका फेज 2 में जो 1998 में उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है, उस रिकमेंडेशन में उन्होंने कुछ और बातें करी हैं। उसमें क्या है, उन्होंने स्ट्रॉन्ग बैंक्स जो है उनको मर्ज करने का रिकमेंडेशन दिया। फिर उन्होंने नैरो बैंकिंग फॉर बैंक्स विद हाई एनपीएस। तो नैरो बैंकिंग क्या होता है फ्रेंड्स? नैरो बैंकिंग में है कि एक वैसी स्ट्रैटेजी है जहां हम लोग लो रिस्क और हाई लिक्विड एसेट्स लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही ओनली इन्वेस्ट करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव है कि मिनिमम रिस्क एक्सपोजर और इंश्योरिंग सेफ्टी फॉर डिपॉजिटर्स फंड वाइल लिमिटिंग लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। वहीं जो कार है वो 9% तक बढ़ गया है। रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर बैंक्स की अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है कि डी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसका रिकमेंडेशन वहीं से चल रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग ग्लोबलाइजेशन को ओपन कर रहे हैं तो बाहर की कंपनीज आ रही हैं, दे वर विलिंग टू इन्वेस्ट इन आवर बैंक्स। तो उसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट को अपना जो कंट्रोल है वो थोड़ा लूज करना था, अपना स्टेक जो था वो थोड़ा कम करना था, और फिर बैंकिंग लॉज जो थे उसको अमेंड करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ से भी एक 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है इन सारे रिकमेंडेशंस को लेके। फिर है अदर फाइनेंशियल सेक्टर लिबरलाइजेशन जो 1991 से 2010 तक चला। इसमें क्या था कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, स्टॉक एक्सचेंजेस को बनाया गया
जो डिपॉजिटरी एक्ट्स थे उसके सेटलमेंट साइकिल को छोटा किया गया। फिर परमिशन फॉर FII इन्वेस्टर्स, मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनको इनवाइट करा गया। और जो प्राइमरी डीलर्स, मनी मार्केट्स इन म्यूचुअल फंड्स, इनको क्रिएट करा गया। फिर हम लोग यहीं पे लिबरलाइजेशन में देख रहे हैं कि स्टेप्स टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन इन अदर सेक्टर्स। तो इसमें क्या, डी लाइसेंसिंग ऑफ इम्पोर्ट एंड रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज। तो इम्पोर्ट ड्यूटीज को रिड्यूस किया गया। ये सारी चीजें कब हुई हैं? ये सारी ही चीजें हुई हैं ग्लोबलाइजेशन के बाद। फिर पहले जो लाइसेंसी राज था उसको हटाया गया। उसमें क्या था कि चीज़ें काफ़ी टीडियस थी, अभी वो चीज़ें जो हैं वो सिंपल हो गई, सिंप्लीफाइड हो गई। फिर ट्रेड पॉलिसी, फिस्कल रिफॉर्म, फेमा रिलैक्सेशन, एक्सचेंज रेट्स, FDI नॉर्म्स, डी इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिबरलाइजेशन का ही रिजल्ट है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि फेज 4 आता है जो अभी तक चल रहा है 2010 टू नाउ। इसमें क्या होता है? इसमें है कि ग्लोबल फाइनेंशियल रिस्क जो होता है वो इंडिया को इम्पैक्ट कितना करती है। तो देखिए कि 2007-8 में ये काफ़ी सीवियर था, बट इंडिया को इसीलिए ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ क्योंकि इंडिया जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इतनी ज़्यादा भी सिंक नहीं थी। RBI ने कुछ क्विक मेजर्स भी लिए उसी समय। वो क्विक मेजर्स क्या थे? दैट वाज पॉलिसी रेपो रेट जो है उसको रिड्यूस किया गया। अब हम लोग LAF देख रहे हैं। लेफ जो होता है वो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसकी मदद से जो RBI है वो इन्फ्लेशन को, डिमांड एंड सप्लाई को, सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है। अभी हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है बहुत फंडामेंटल चीज़ें हैं। अगर आपको ये पता है तभी आप आगे जब फाइनेंशियल सिस्टम में आगे जैसे जैसे हम लोग यूनिट्स में ग्रो करेंगे तो आपको पढ़ना और समझना आसान होगा। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो बार बार आपके दिमाग में कुछ चीज़ें जो रहेंगी वो खटकती रहेंगी और पूरा एक यूनिट क्रॉस कर जाएंगे अपन, लेकिन वहां से आपका जो टेक अवे होगा वो थोड़ा कम होगा। लेकिन जैसे ही आपके पास ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं देन दैट विल हेल्प यू। तो लेफ जो है वो क्या है? एक मॉनेटरी पॉलिसी यूज्ड बाय RBI टू मैनेज द लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम, और यूं कह ले कि लिक्विडिटी इन इकोनॉमी। ये पूरी इकोनॉमी की बात है। इसमें दो चीजें हैं, दैट इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अभी रेपो रेट का काम क्या है कि रेपो रेट इट इज एट विच bank borrows fund from the RBI by selling listed securities with an agreement to repurchase the securities at specified future date from RBI। मतलब कि आप ऐसे समझो कि बैंक जो है, मतलब आप ऐसे समझो कि जैसे एक कस्टमर आता है आपके पास, आपसे लोन मांगता है, तो वहां वो क्या करता है, वो आपको कुछ प्लेज करता है। मतलब कि वो एक लैंड आपको प्लेज कर रहा है, आपसे लोन के पैसे लेके जा रहा है, बाद में आपको लोन चुका रहा है, फिर वो अपना जो प्लेज प्रॉपर्टी है वो लेके चले जा रहा है। लेकिन यहाँ जो सिनेरियो है वो है कि एक बंदा आ रहा है आपके पास, वो आपको अपना लैंड सेल कर दे रहा है और फिर वो पैसे लेके चले जा रहा है। लेकिन जो वो सेल कर रहा है उसमें उसने प्रॉमिस किया है कि मैं आज से 20 साल के बाद आके वो जो मैंने आपको सेल किया उसको रीपर्चेज कर लूंगा। तो यहाँ ये वही कमिटमेंट है कि क्योंकि RBI जो है, अगर सारे लोग RBI के पास सिक्योरिटीज छोड़ते चले जाएंगे तो एक समय ऐसे आएगा कि RBI के पास जो पैसे हैं वो सारे पैसे, सारे के सारे पैसे जो हैं वो बैंकिंग सिस्टम के पास चले जाएंगे और RBI के पास सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटीज रह जाएंगी। तो लिक्विडेशन को मेंटेन करने के लिए और साथ ही जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो अथॉरिटी को हमेशा एट अ सुप्रीम रखने के लिए यहाँ एक रीपर्चेज का जो अग्रीमेंट है वो फॉर श्योर है। अभी इसी में रिवर्स रेपो रेट जो है वो बिल्कुल इसके उलट है। उसमें क्या है कि अगर बैंक्स के पास सरप्लस फंड है तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने पैसे जो हैं वो पार्क कर सकते हैं RBI के पास। कैसे? बाय परचेजिंग सिक्योरिटीज की, मतलब वो सिक्योरिटीज परचेज करके अपने पैसे उन्होंने वहां एडजस्ट कर दिए हैं अपने। बाय एडजस्टिंग दीज रेट्स RBI इन्फ्लुएंसेस लिक्विडिटी कंडीशन इन बैंकिंग सिस्टम। आई होप कि आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप इसको बार बार पढ़िए या फिर मेरे वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप फिर से इसको, मेरे जो वर्ड्स हैं उनको सुनिए, ताकि आपको एक बार रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की क्लैरिटी आ जाए। आपको एक जो लिस्टेड सिक्योरिटीज का रोल क्या है वो समझ आ जाए, क्योंकि जनरली लोगों को बस इतना पता होता है रेपो रेट मतलब जहां बैंक RBI से पैसे ले रही है, रिवर्स रेपो रेट जहां बैंक RBI को पैसे दे रही है। लेकिन उसके साथ में ये जो ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आप उसको एक बार देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव फिर क्या है कि यहाँ पे सिंपल शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट जो है उसको अचीव करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये चीज़ें बेसिक से समझ आ रही होंगी। तो यहाँ क्या हुआ कि जो पॉलिसी, मतलब उस समय जब RBI ने मेजर लिया तो उसमें क्या था कि उन्होंने
रेपो रेट को 9% से 4.5% कर दिया। मतलब कि पहले था कि 9% की, अगर कोई आरबीआई से पैसे ले रहा है तो वो 9% पे ले रहा है, लेकिन उन्होंने कम किया, 4.75 किया, ताकि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लें, और जब बैंक के पास पैसे होंगे तभी वो पैसा इकोनॉमी के अंदर इन्फ्यूज हो पाएगी। वहीं फिर रिवर्स रेपो रेट, उसको भी रिड्यूस किया गया 6 to 3.525%। मतलब कि पहले 6% था, मतलब कि अगर किसी के पास सरप्लस पैसा है, वो आरबीआई को पार्क कर रही है, तो उनको 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मतलब कई लोग थे, कई बैंक्स थी जो विलिंग नहीं थी कि उनको मार्केट में पैसा डालना है। उनको ये था कि हम लोग आरबीआई को पार्क कर देते हैं पैसा, वी आर गोइंग टू गेट गुड इंटरेस्ट रेट, दैट इज 6%। लेकिन उसको भी रिड्यूस करके 3.25 कर दिया। मतलब कि आप हर हालत में, जो अगर आपको इंटरेस्ट अर्न करना है, तो आप पैसे को मार्केट में ही छोड़ें, बजाय इसके कि आप अगर पैसे को आरबीआई के पास देते हो, तो पहले जो 6% का इंटरेस्ट आपको मिल रहा था, अभी वो 3.25, मतलब काफी कम मिलने वाला है। तो इससे क्या था कि बैंक्स वर कंपेल्ड टू स्प्रेड देयर मनी इन द मार्केट। वहीं हम लोग अभी सीआरआर की बात करें, तो वो भी पहले 9% से 4.5% हो गया। इसमें क्या था कि सीआरआर जो होता है, वहां पे बैंक जो है वो बाउंड थे कि 9% जो उनको अपना कैपिटल है, वो लिक्विड कैश में, लिक्विड एंड कैश में आरबीआई के पास डिपॉजिट रखना है। तो उसको जो है वो कम किया गया 5%। मतलब यहाँ से जो 4% का गैप आया, वो बैंक के पास होगा लेंड करने के लिए। वहीं जो एसएलआर है वो रिड्यूस होकर 24% हुआ। ये क्या था कि 24% जो होगा वो बैंक को एनी टाइम अपने पास होल्ड करके रखना है, ये आरबीआई को सबमिट नहीं करना है। सीआरआर और एसएलआर में यही डिफरेंस है कि सीआरआर में क्या है कि वो जो भी परसेंटेज है, उस परसेंट का जो लिक्विड सिक्योरिटी है, लिक्विड एसेट है, वो आरबीआई के पास जमा होगा। वहीं एसएलआर का होगा वो बैंक की ही कस्टडी में होगा, लेकिन बैंक को रखना है एट टाइम। कभी भी आरबीआई जब इंस्पेक्ट करेगी, उनको वो सारी ही चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। इंटरेस्ट रेट सीलिंग जो है ऑन नॉन रेसिडेंट रिपेट्रिएबल डिपॉजिट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। पहले था कि वो कम था, तो इसमें क्या था कि जो इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से लोग पैसे को, जो बाहर के लोग थे वो ज़्यादा ट्रांजेक्ट कर रहे थे। अभी वो सीलिंग बढ़ने से उस पर एक होल्ड आता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। वहीं पे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको बूस्ट मिलता है, पीएमजेडीवाई, जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार, मोबाइल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शुरू हुई हैं। वो कहाँ, पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल रिसेशन, मतलब 2000 बाद से अभी तक के पीरियड में। फिर लाइसेंसिंग ऑफ पेमेंट बैंक्स, स्मॉल बैंक्स, अभी ये जो है वो कौन सी कमेटी है, वो है नचिकेत मौर्य कमेटी। अगेन यहाँ ये 1 मार्क क्वेश्चन है, आप इसको नोट करके रखेंगे। फिर पीजे नायक कमेटी जो है, उन्होंने रिव्यू ऑफ बैंक बोर्ड गवर्नेंस दिया है, ये भी एक 1 मार्क क्वेश्चन है। फिर ईज एजेंडा फॉर पीएसयू बैंक्स परफॉर्मेंस रिव्यू, अभी ईज जो है वो क्या है, EASE। फ्रेंड्स ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है कि इनहैंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। तो फ्रेंड्स ये जो है ना, आप, मैं अगर इतना लिख रहा हूँ, इट मीन्स कि इट हैज़ सम वैल्यू, तो आप इसको एक बार अपने पास नोट कर लेंगे। फिर पीएसयू बैंक्स जो हैं उनको मर्ज किया गया है, 27 से वो 12 हो गए हैं। ये सारे कब हैं, इन फेज 4 में। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी को लाया गया है, कब, 2016 में। कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं उनको आरबीआई के सुपरविजन में डाला गया है, जो पहले नहीं थे। फिर जो डिपॉजिट इंटरेस्ट इंश्योरेंस कवर है, वो पहले 1 लाख था, उसको 5 लाख पर कस्टमर किया गया है। ये पर कस्टमर है, पर डिपॉजिट नहीं। आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि ये पर डिपॉजिट नहीं है। मतलब एक बंदा है, उसके 10 डिपॉजिट है, उससे फर्क नहीं पड़ना है, उसने 5 लाख ही मिलने हैं। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ यूपीआई 24/7 नेफ्ट एंड आरटीजीएस। एफडीआई जो है इंश्योरेंस सेक्टर में, वो 49% से 74% तक इंक्रीज होता है। एलआईसी का आईपीओ आता है। तो ये जो थे वो हाइलाइट्स हैं कि 2010 टू अभी फेज 4 में क्या क्या चीज़ें जो हुई हैं, जिनको हम लोग मार्क कर सकते हैं। यहाँ से मैंने काफ़ी चीज़ें मार्क करी हैं। यहाँ देखिए, ये भी एक 1 मार्क क्वेश्चन है, मैंने पीछे भी मार्क किया था, अभी फिर से मार्क कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। अगर आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों को वहाँ डेफिनेटली नोट करना है। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, तो आप नीचे स्क्रॉल पे जो नंबर आ रहा है, आप उस नंबर पे रीच कर सकते हैं। हम लोग आपको एक कंसाइज नोट्स प्रोवाइड करेंगे। इवन आवर मंत्रा इज कि आपके पास कोई तो एक नोट्स होना चाहिए, और वो भी फ्री वाला नहीं, क्योंकि फ्री वाले नोट्स में
करेक्शंस नहीं होते हैं, वो एक बारी बन गया दैट विल बी फ्लोटिंग। हो सकता है कोई जो नोट्स है वो 2 साल पहले का है और वो अभी तक फ्लोट हो रहा होगा और आपके पास आ जाएगा, आप अपना समय स्पेंड कर देंगे। आप लोग वर्किंग पीपल हैं, तो आपके पास एक तो इतना ज़्यादा वक्त है नहीं, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक कि आप जो भी पढ़ रहे हैं सही पढ़ें, क्योंकि अगर गलत चीज़ें आप पढ़ के जा रहे हो तो आपके पास जितना वक्त है आप उसको स्पेंड कर रहे हो, तो आप गलत डायरेक्शन में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो। सो आपको कहीं से भी एक पेड नोट्स परचेज करना है, अगर आप हमारे नोट्स के लिए विलिंग है तो आपको नीचे वाले नंबर पे मैसेज कर देना है, आपको हमारे जो लोग हैं दे विल रीच यू आउट। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।